गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएल सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो टॉपिक है, जो मेरी क्लास है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है। उम्मीद साथ में एक और भी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो आप कर दीजिए, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। आज की क्लास को शुरू करते हैं जॉब डिजाइन या वर्क स्टडी से। आप देखेंगे वर्क स्टडी, चाहे वर्क एनालिसिस, चाहे जॉब डिजाइन, जो ये बात की गई है ये ऑपरेशनल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर बार पढ़ रहे हैं, हर बार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, कहना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन इसको एक्चुअल उसमें मतलब एक्चुएट करना इट्स नॉट ईजी। It is a big challenge for a manufacturer, right? तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर को दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे वो अपनी वर्क स्टडी करे, वर्क को मेजर करे, मेथड स्टडी करे, मोशन स्टडी करे, टाइम स्टडी करे, वगैरह 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 वगैरह। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को अच्छी तरह से समझा सकूँ। देखो, एक बात याद रख लेना, जो वर्क स्टडी है उसी को वर्क एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक। अब आगे की बात, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, जैसे आपको पता है अपन इस समय जो भी पेपर पढ़ रहे हैं वो सारे इंजीनियरिंग के हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कह लो, चाहे ऑपरेशनल इंजीनियरिंग कह लो, ये उसके पेपर पढ़ रहे हैं। तो उसका ये एक पार्ट है, डिसिप्लिन है, ये उसका एक सब्जेक्ट है, राइट। आगे कहता है दिस इज द टेक्निक टू क्वांटिटेटिवली मेजर वर्क। किस तरीके से हम एक काम को क्वांटिटेटिवली मेजर करेंगे और क्वालिटेटिव रिजल्ट्स लेके आएंगे। चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, दोनों ही एक साथ चलने वाले काम हैं, लेकिन क्वालिटेटिव वर्क के लिए क्वांटिटेटिव मेजर्स होने जरूरी हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम सही हो रहा है और कौन सा काम कम सही हो रहा है या इसमें करेक्शन की गुंजाइश है। तो जब तक हम ये नहीं पता लगाएंगे कि यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है अननेसेसरी अनडिजायरेबल एक्शंस को, तो हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज वेरी एसेंशियल टू क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो ये वो टेक्निक है, वर्क स्टडी के जरिए हम क्वांटिटेटिव मेथड्स या मेजर्स लगा करके काम को नापते हैं। दिस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद जॉब डिजाइन। जितना भी हमें काम को डिजाइन करना है, जॉब को डिजाइन करना है, उससे संबंधित ये वो सारी बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी अपने ज्ञान का पूरा भंडार हम यहाँ पे लगा देते हैं कि किस तरीके से हमें किसी पर्टिकुलर काम को डिजाइन करना है, राइट। तो अब एक और चीज भी लिख दी है, अ टूल टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी। चाहे क्वालिटेटिव वर्क हो चाहे क्वांटिटेटिव वर्क हो, यकीन मान लेना जो एक्चुअल हमारा गोल होता है दैट इज द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी अगर आपने इंक्रीज कर ली तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ही होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही होगी। तो जरा समझ लो कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होता क्या है। प्रोडक्शन तो एक टेंजिबल चीज है, 200 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई या 1000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, ये तो है प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड में आपने एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या नहीं। हम मान लेते हैं कि 70 आवर्स में 200 यूनिट बनती है, पर अगर हमारी 200 यूनिट 80 आवर्स में बनती है, दैट इज नॉट द प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन। हमें 70 घंटों में अगर 200 यूनिट बना लेना था, तो क्या ऐसे कारण रहे कि 10 घंटे हमें एक्स्ट्रा लग गए? अगर ऐसे हमने 7 लॉट तैयार करने हैं तो यकीन मान लो हर लॉट में अगर हम 10 घंटे अननेसेसरी एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हम एक नया लॉट तैयार कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। यानी 70 घंटे में हम एक नया लॉट तैयार कर लेते, लेकिन हमने नहीं किया और हमने केवल 7 लॉट तैयार करे और हम 8 लॉट तैयार कर सकते थे। और आप मान लो कि जब हम काम बेहतरीन कर रहे होते हैं तो हमारी थकावट होती है कम, और अननेसेसरी एक्शंस कर रहे होते हैं तो हमारी फैटिग रेट भी हाई हो जाती है और प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो ये सारी चीजें
कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के हमारी प्रोडक्टिविटी पे ही तो असर डाल रही हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वर्क स्टडी का जो गोल है, ये वो टूल है, ये वो टेक्निक है जिसके जरिए हम प्रोडक्टिविटी को हार करते हैं, उच्च करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कैसे क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जरा बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्क स्टडी है हमारा टॉपिक, तो इस वर्क स्टडी को दो भागों में बांटा गया है। किसी भी काम की स्टडी करने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं, एक तो मेथड स्टडी और एक दूसरा है वर्क मेजर। देखो, वर्क मेजर को मैं आपको बता दूं, इसे टाइम स्टडी भी कहते हैं। मेथड स्टडी के आगे आता है मोशन स्टडी। देखो, ये तो है FW टेलर ने डेवलप करी, ठीक है, और इसे गिलबर्ट ने डेवलप किया। सिंपल चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि वर्क स्टडी को दो भागों में बांटा गया है। एक है मेथड स्टडी, जिसको आगे जाकर के इस जो मेथड स्टडी है इसको डेवलप किया गया था गिलबर्ट के द्वारा, और इन्होंने मोशन स्टडी बताया था कि कैसे एक काम को करने के लिए कितने मेथड होने चाहिए, किस तरह के मोशन होने चाहिए पर्टिकुलर मेथड में। इसको कुछ ऐसा समझ लो, आपको ये कहा जाए कि आप एक 10 पेज आंसर लिखना है, 10 पेज आंसर लिखना है, तो एक तो आप 10 लाइनों को ही रिपीटेटिव मोड पे 10 पेज में लिख दो। एक क्वालिटी आंसर लिखो, बकायदा प्रेजेंटेशन हो, टॉपिक्स हो, सब टॉपिक्स हो, उसके डायग्राम्स हो, कुछ डेफिनेशंस हो, एक्सप्लेनेशन हो, लास्ट में कंक्लूजन हो। दिस इज द गुड प्रेजेंटेशन, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये आपके काम करने का तरीका था, मेथड। काम को करने का तरीका आप क्या लेते हो, क्या अपनाते हो, ये जो अपनाया गया तरीका है यही आपको खास और आम बनाएगा, राइट। तो यहाँ ये कहा जाता है, एक वर्क को स्टडी करने के लिए पहले तो ये देखा जाए किन तरीकों से काम को किया गया है और उस काम को कितना किया गया है। जिस भी तरीके से आपने काम को किया है उस काम को कितना किया गया, वर्क को मेजर करना। अब यहाँ समझिएगा, वर्क को मेजर करने का मतलब है कितना टाइम टेकन हुआ है। टाइम टेकन का मतलब है आपने कितना समय लिया। जैसे अभी एग्जांपल बताया कि 70 आवर्स में अगर आप 200 यूनिट बना सकते थे और आपने 80 घंटों में अगर 200 यूनिट बनाई है तो आपने 10 घंटे एक्स्ट्रा ले लिए हैं। और यहाँ पे बात करते हैं, जिस मेथड से आपने इसे बनाया है उस मेथड में कहीं कोई कमी थी, कहीं कोई करेक्शन की गुंजाइश थी, इस वजह से हमारे 10 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। तो यकीन मान लो ये दोनों चीजें आपस में बहुत ही इंटर रिलेटेड है। जब भी काम किया जाएगा वर्क स्टडी पे, इन दोनों पे काम किया जाएगा। विदाउट हैविंग अ गुड नॉलेज टू स्टडी वर्क मेजरमेंट एंड मेथड स्टडी, यू आर नॉट एबल टू डू द वर्क स्टडी, राइट। तो ये जरूरी है कि आपको वर्क मेजरमेंट भी पता हो कि कितना टाइम लिया गया है वर्क को मेजर करने का, मतलब क्वांटिटेटिव, और मेथड स्टडी यानी क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को कंबाइन करते हुए तब कहीं जाकर के हम जॉब डिजाइन करते हैं या वर्क स्टडी करते हैं। इसी को वर्क एनालिसिस भी किया गया है। तो वर्क एनालिसिस मतलब हो गया, हम किसी काम का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि इस काम को करने में, इस विशेष काम को करने में हमने कितने तो मेथड अप्लाई किए, उन मेथड में कौन कौन से मोशन लिए। मोशन का मतलब मूवमेंट, कितने मूवमेंट्स लिए, है ना। और मूवमेंट्स का मतलब होता है, एक तो आपने यहाँ से यहाँ तक जाना था, डायरेक्टली जा रहे हैं, और एक आप पहले इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर अननेसेसरी आप अपना टाइम को बढ़ा रहे हैं, थकावट बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, और जितने समय में आप डायरेक्टली पहुंच सकते थे आप उससे डबल समय में वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पहुंचने के बाद आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो चुका है। तो ये जो मेथड और मोशन स्टडी है ये बताती है कि काम को करने का तरीका कौन सा आपने अप्लाई किया है, और जो अप्लाई किया उसी पे डिपेंड करेगा आपने टाइम कितना ले लिया है। गलत तरीका अप्लाई करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और सही तरीका, स्टैंडर्ड तरीका अगर अप्लाई करोगे तो समय कम लगेगा और प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और यही कहा गया है, अगर आपने सही तरीका इस्तेमाल कर लिया हो, गिलबर्ट ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, उसके बाद आपने सही स्टैंडर्ड टाइम में काम को किया हो, जिसे FW टेलर ने बताया है, और उससे हमारा
अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती ही होती है। आपको मैं बता दूं कि जो एफडब्ल्यू टेलर सर ने, जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, उन्होंने ही टाइम स्टडी को भी दिया है, और इन्होंने ही सबसे पहली बार इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन काम हो रहा है उसमें स्टॉप वॉच का इंट्रोड्यूस किया था। स्टॉप वॉच का मतलब आपको ये बताया जाएगा इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको क्या समय दिया गया है और आपने कितना समय लिया है। स्टॉप वॉच हम रेस वगैरह लगाने में यूज करते हैं, तो स्टॉप वॉच का जो एक्चुअल यूज फर्स्ट यूज किया गया था, दैट वाज टेकन बाय द एफडब्ल्यू टेलर इन टाइम स्टडी। तो स्टॉप वॉच की वजह से आपका एक्चुएट टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का जो डेविएशन है उसे निकालने में बहुत बड़ी मदद मिली थी, कि अगर कोई काम 70 घंटे में हो जाना चाहिए था, आपने 80 घंटे लिए, तो ये जो 10 घंटे थे क्यों अननेसेसरी लगे, इसके ऊपर फिर काम किया गया था और उसको रिमूव करने या मिनिमाइज करने के लिए दिशा में काम किए गए। तो ये करेक्शन रिफॉर्म्स थे, राइट। तो इसलिए वर्क स्टडी के लिए टाइम स्टडी पढ़ना और मेथड स्टडी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गिलबर्ट और एफडब्ल्यू टेलर ने जो दी थी हमारे को इस तरह की स्टडी, ये जो हमारे को अप्रोच दी थी, इस वजह से वर्क एनालिसिस करने में बहुत सहायता मिली। तो पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक की मेरी बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। अभी मैंने इसे एक ओवरव्यू में समझा दिया। ये डायग्राम आपके समझ में आना चाहिए, ये दोनों नाम समझ में आना चाहिए। मेथड स्टडी को ही मोशन स्टडी कहा गया है, वर्क मेजरमेंट को ही टाइम स्टडी कहा गया है। यहाँ पे स्टॉप वॉच का इंट्रोडक्शन देना मत भूलना, और इन दोनों की वजह से ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, राइट। तो जरा पढ़ते हैं कि जो वर्क स्टडी होता है उसको हम डिफाइन करते हैं कि इसके जरिए हम ऑप्टिमम वर्क मेथड को चूज कर पाते हैं, और स्टैंडर्डाइज ऑफ जो प्रपोज्ड वर्क मेथड है उसमें हम स्टैंडर्डाइज चीजों को अप्लाई कर पाते हैं। इसके अलावा ये कहता है वर्क स्टडी जो है उसको हम सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसी भी काम को करने के लिए, ताकि कि प्रोडक्टिविटी ना डाउन हो, उन सब में यूज किया जाता है। और इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो होती है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। यानी वर्क स्टडी की जो इंपॉर्टेंट 2 टेक्निक्स हैं उसमें एक है मेथड स्टडी और दूसरी है वर्क मेजरमेंट, राइट। अब आगे की बात करते हैं। वर्क स्टडी के द्वारा जो वर्क स्टडी कर रहे हैं उसमें जो मेथड स्टडी है उससे तो हम काम को एक तो सिंप्लीफाई करते हैं और फिर बेटर मेथड्स को डेवलप करते हैं। और जो वर्क मेजरमेंट होता है उसमें हम क्वांटिटेटिव मेजर वर्क करते हैं, यानी कितना समय लिया गया, उसके वजह से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं या इंक्रीज करते हैं, राइट। तो अब बात करेंगे कि वर्क मेजरमेंट जो होता है ये वो टेक्निक एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए हम एक टाइम टेकन को एस्टैब्लिश करते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं कि जो एक्चुअली हमारे लेबर ने टाइम दिया है और जो हमने डिफाइन किया था उसके बीच में जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या हुआ, टाइम टेकन कितना ज्यादा हुआ और परफॉर्मेंस किस तरीके की आई, इन सारी चीजों को किया जाता है। तो अगर हम कहें कि वर्क स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एनालिसिस करना उन सारी चीजों को जो उस प्लांट में जॉब को डिजाइन करने में प्रेजेंटली यूज की जा रही हैं, ताकि कि एक नए और बेटर मेथड को अप्लाई किया जा सके, इंट्रोड्यूस किया जा सके। इसका दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कहता है कि वर्क सेंटर, जो काम का वर्क सेंटर है उसको मेजर किया जाए, ताकि कि जितना समय हमें चाहिए उसका अंदाजा लगाया जाए और जितना काम क्वालिटी काम होगा उसका अंदाजा लगाया करके काम को तरीके से किया जा सके और स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड वर्क सेट किया जा सके। उसके अलावा कहते हैं इसके एक और ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जाए लेबर का, ताकि कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम अपने ह्यूमन को, मशीन को और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज कर सके, ताकि कि हम अपने बेस्ट क्वालिटी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे अटेन कर सके। इसके अलावा कहते हैं जितना भी हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना भी इसका एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वर्क स्टडी का। अब बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि क्या रिलेशनशिप होता है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट का, चाहे वर्क स्टडी के साथ में और चाहे टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के साथ में। तो क्लियर आपको समझ में आता है कि विदाउट हैविंग द गुड नॉलेज ऑफ वर्क स्टडी यू कैन नॉट क्लासिफाई द वर्क मेजरमेंट, टाइम स्टडी और मेथड स्टडी और मोशन स्टडी। तो ये सारी चीजें आपकी वर्क स्टडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर बात करें कि इसका क्या प्रोसीजर होता है वर्क स्टडी का, तो इसके जो प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले हम न्यू मेथड ऑफ जॉब
उनको डेवलप करें, फिर मेजर करें हमारा काम कितना है और उस काम को करने के लिए कितना एक स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, उसको मेजर करें, और फिर हम उस टेक्निक को मेजर करें जिसके जरिए हम वर्क को मेजर करेंगे। ठीक है, उसके तीसरे स्टेप पे आते हैं कि नए मेथड जो है उनको भी हम डिफाइन करें। जो ऑलरेडी मेथड है उसको तो हमने डेवलप कर लिया है, और एक नए डिजाइन किए करे जाए जो भी काम करने के और नए तरीके हो सकते हैं। फिर तीसरी बात के बाद में कहता है जो हमने नए मेथड डिजाइन किए हैं उनको इंस्टॉल करें ताकि कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की जा सके, और फिर नए मेथड के साथ में मेंटेनेंस की जा सके जो हम काम कर रहे हैं उनकी, राइट। उसके बाद में ये कहता है कि जब अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वर्क स्टडी के जरिए हम हमारे काम में इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट ला सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्क स्टडी के क्या फायदे हैं। तो देखो, जो अगर हम कह रहे हैं जिसका अल्टीमेट गोल है वो तो इसका फर्स्ट प्राइमरी गोल होगा ही होगा। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि प्रोडक्टिविटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बहुत जबरदस्त बदलाव और वृद्धि होती है, बढ़त होती है। साथ में मटेरियल कॉस्ट कम होती है, वर्क प्लेस जो लेआउट है उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं, और जो हमारा मैन पावर है उसकी प्लानिंग कह लो, चाहे उसकी कैपेसिटी प्लानिंग कह लो, उन दोनों चीजों में बहुत ही तेजी से बदलाव आता है, अच्छा बदलाव आता है। फिर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम उचित मजदूरी वेतन देते हैं, क्योंकि हम उनसे जिस तरीके से काम में ले रहे हैं और जिस तरीके से वो अपना क्षमता का परिचय दे रहे होते हैं तो हम उन्हें अच्छा पेमेंट देने लगते हैं। बेटर वर्किंग कंडीशंस डेवलप करते हैं, और वर्क फ्लो जो होता है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाता है। इस तरीके से इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर बात करेंगे कि जो मेथड स्टडी होती है, ये जो मेथड स्टडी है, मेथड स्टडी को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वो साइंटिफिक टेक्निक होती है जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है या क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है जो हम काम आज प्रेजेंट वे में कर रहे हैं उसे, राइट, ताकि कि हम ये पता लगा सके कि प्रेजेंट वे से काम कर रहा है जिस तरीके से उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट और करने की गुंजाइश है या नहीं है, और अगर है तो कौन से नए मेथड चीपर रेट पे, चीपर मेथड को यूज किया जा सकता है, उनको खोजबीन की जाती है। तो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो हमारे एग्जिस्टिंग मेथड्स जो है, जॉब मेथड्स जो है, उनको स्टडी करना, नए मेथड्स को इम्प्रूव करना, डेवलप करना और रिड्यूस करना उन एक्सेसिव मटेरियल हैंडलिंग को, जिससे कि हमारा फैटिग रेट बढ़ रहा है, और वर्कर्स का यूटिलाइजेशन इंप्रूव करना, साथ में इनएफिशिएंसी मोशंस हैं उनको खत्म करना, जो वेस्टेज है उनको खत्म करना, और स्टैंडर्ड वर्क डेवलप करना ताकि कि वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके, मशीनरी इक्विपमेंट्स या टूल्स जो है उनकी प्रोसेसिंग है उन सबको भी इंप्रूव किया जा सके, ताकि हम ये पता लगा सके कि किस मेथड से काम करने से ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मेथड स्टडी के भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। वर्क सिंपल हो जाता है, वर्किंग मेथड इंप्रूव हो जाता है, प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर हो जाती है, वर्किंग लेआउट जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं, इक्विपमेंट डिजाइन्स बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, वर्किंग कंडीशंस ज़्यादा बेहतरीन हो जाती हैं, वर्क फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, जो ऑपरेटिंग फैटिग रेट है वो कम हो जाती है, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है, जो प्रोडक्शन है उसका जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, मटेरियल कंजम्पशन कहना चाहिए या वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है, ऐसे ही जो हायर प्रोडक्टिविटी है वो तो इंक्रीज हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है। ये सारे चीजें बहुत फायदे की होती हैं। अगर बात करें कि मेथड स्टडी में कौन कौन से फैक्टर्स का रोल होता है, बहुत सारे फैक्टर्स रोल होता है, जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वेस्टेज स्क्रैप है, अगर हम बात करें मटेरियल का मूवमेंट है, वर्कमैन का जो मूवमेंट है उसका बहुत फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन बोटलनेक्स जो होती हैं उनका बहुत फर्क पड़ता है, जो पुअर वर्किंग कंडीशंस की जो शिकायतें होती हैं उनका बहुत सीधा सीधा रोल आता है, क्वालिटी के अगेंस्ट में जो कंप्लेंट्स आ रही है उसका बहुत फर्क पड़ता है। यानी ये सारी वो बातें हैं जिसके वजह से मेथड स्टडी को हमें करना जरूरी हो जाता है। यानी हम किस तरीके से हमारे मेथड स्टडी में काम करना है, उसको स्टडी करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, बेटर रिजल्ट्स लाने हैं, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने मेथड स्टडी पे काम करना शुरू
शुरू करते हैं। और इसके लिए वही चीज़ है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसकी प्रोसीजर की अगर बात करेंगे तो ये कहते हैं 2 तरह के प्रोसेस किए जाते हैं प्रोसीजर में। सबसे पहले तो हमें जिस काम को हमें स्टडी करना है, उसको डिज़ाइन करना है, उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है, ताकि कि हम ये पता लगा सके कि प्रेजेंटली हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और अब हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। और दूसरी बात, जिस काम को हम कर रहे हैं उसे चार्ट के जरिए हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है। प्रोसेस चार्ट भी हो सकता है, डायग्रामेटिक चार्ट्स भी हो सकते हैं। प्रोसेस चार्ट के जरिए हम आउटलाइन बनाते हैं प्रोसेस चार्ट की, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट होते हैं, प्रोसेस चार्ट का फ्लो बनाया जाता है, मैन मशीन का चार्ट बनाया जाता है, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट बनाए जाते हैं, मोशन चार्ट बनाए जाते हैं, इसके अलावा उनके एनालिसिस चार्ट बनाए जाते हैं। और प्रोसेस चार्ट में ही हम अलग अलग तरह के जो चार्ट बना रहे हैं उसमें सिंबल्स ऐड करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब ऑपरेशनल इंजीनियरिंग होता है तो कुछ सिंबल्स हैं, उनके मतलब मायने बिल्कुल पर्टिकुलर होते हैं, तो ये पता होनी चाहिए कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है और उसको वो ASME सिंबल्स कहते हैं, राइट। ASME सिंबल्स कहते हैं। तो जो कॉमन सिंबल्स होते हैं वो एक्चुअली तो 5 ही होते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स थे उनके नाम से जाना गया था, जिसको ASME कहते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, ये उन्होंने ही बनाए थे। और ये जो डिजाइन सिंबल्स हैं उसमें मैं बता दूं, जो एक सर्किल होता है उसको तो ऑपरेशन का नाम दिया जाता है, उसका सिंबल का मतलब होता है। ऐसे ही एक स्क्वायर होता है, उसको इंस्पेक्शन का टर्म दिया गया है। एक एरो जो होता है, राइट साइड एरो जो होता है, उसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। अगर हम ट्राइंगल कहें, उसका जो पॉइंट है नीचे करने की बात है, नीचे होना चाहिए, तो वो स्टोरेज का शो करता है। डी से डिले को डिफाइन किया जाता है। ऐसे अगर स्क्वायर के साथ एक एरो होता है तो वो कंबाइंड एक्टिविटी को शो करता है। इस तरह के वो सिंबल्स हैं जिसके जरिए हम प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में चार्ट्स के जरिए ये बताते हैं कि किस तरीके से काम कैसे हो रहा है, मेथड क्या है और किस तरीके मोशंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के जरिए मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से वर्क स्टडी में काम किया जाता है, मेथड स्टडी और जो हमारा वर्क मेजरमेंट है, इसके जरिए हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।